सो इस तरीके से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के रूप में। यहाँ पे किसी को डाउट है? नहीं तो हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसी को डाउट है? अगर है तो पूछा जाए, नहीं तो हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दिया जाए, राइट इन चैट बॉक्स। ऑप्शन ए और बी, आदित्य कश्यप, ये आंसर भी देने के ध्यान रखिए, ए और बी के रूप में। जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए उसी टाइप से आंसर आपको करना चाहिए। सो आंसर इज बी। वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 में जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या ऑप्शन रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो गया? देखिए, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का स्पेसिफिक एंथैल्पी इज intensive property, pressure is the intensive property, entropy is the extensive property, and kinetic energy, all form of energy is extensive property. So option B is correct answer. 5 में क्या करना है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी को चूज करना है। सो टेम्परेचर इज अगेन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक एंट्रोपी इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्मल कंडक्टिविटी अगर नहीं आप जो जान पा रहे हैं तो, या थर्मल कंडक्टिविटी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो ये भी अगेन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 6 का बताइए। वेरी गुड, आप लोग सारे आंसर सही कर रहे हैं। देखिए ये सब सारा क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा जा रहा है। 6 में संजय कुमार आपने 3 ऑप्शन दिया है, क्या है? कुछ गड़बड़ पूछा जा रहा है क्या? Which of the following is extensive properties of a thermodynamic system? Okay. अच्छा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो इसका कौन कौन सा ऑप्शन होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? बताइए। एक आंसर है संजय कुमार, आपने ऑप्शन 3 लिखा है, ए, बी और डी। एक्सटेंसिव पूछा जा रहा है। एक्सटेंसिव मतलब क्या? जो मास पे डिपेंड होता हो। डेंसिटी डज नॉट डिपेंड। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज द मास अपॉन वॉल्यूम. Mass is the extensive property. Volume is again extensive property. The ratio of two extensive property becomes intensive property. So density is the intensive property. Temperature is again intensive property. Pressure is again intensive property. So volume is extensive property. संजय कुमार थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, बहुत आपने एफर्ट लगाया है, बहुत वेरी गुड, बट थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, विच इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मिल गया होगा आप लोगों को। प्लीज आप इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करके अपना जज, मुझे नहीं प्रूफ करना, आपको खुद जज करना है। यस, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए सेम रिपीट है लेकिन क्वेश्चन अलग कर दिया है। थर्मल कंडक्टिविटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अगेन एंट्रोपी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो 2 and 3 कौन सा? ऑप्शन बी।
वेरी गुड, आप लोगों ने, सभी लोगों ने क्लियरली क्वेश्चन कर दिया। चलिए, ये भी टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हम वर्कबुक आप लोगों को शेयर कर देंगे, बाद में फिर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब एक आते हैं गिव्स फेज रूल पे। गिव्स फेज रूल, फेज रूल ये क्या कहता है कि ये किसी स्टेट को, स्टेट मतलब आप समझ गए थर्मोडायनेमिक स्टेट, थर्मोडायनेमिक स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए कितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, कितना इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का जरूरत पड़ेगा। सपोज इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, कितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी का जरूरत होगा, क्यों, टू स्पेसिफाई अ स्टेट, थर्मोडायनेमिक स्टेट, that is given by the Gibbs phase rule, that is given by the Gibbs phase rule। और ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम के भी हम लोग इसको जानते हैं। तो इसका होता है F इज इक्वल टू C माइनस 5 प्लस 2, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, वेयर C इज द, क्या है ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आता है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, और फाई क्या है, नंबर ऑफ फेजेज इन द सिस्टम, नंबर ऑफ कंपोनेंट इन दिस ऑफ द सिस्टम और नंबर ऑफ फेजेस इन द सिस्टम। तो ये हमें निकल जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम या टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट हमारे पास कितना इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो सी हो गया, फाई हो गया। सपोज हम एक एग्जांपल देते हैं, एक ऐसा सिस्टम है जो ऑक्सीजन गैस का बना हुआ है। अब बताइए इसमें कितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का जरूरत पड़ेगा। सो हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें हम लोग गिब्स फेज रूल लगाएंगे। तो इसमें अगर हम फेज की बात करें तो ऑक्सीजन गैस है, तो हमारा फेज हो जाएगा 1। कंपोनेंट कितना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही है, देयरफॉर कंपोनेंट इज 1, देयरफॉर F will become 1 minus 1 plus 2, that means 2 degree of freedom। ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना हो गया। अब आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, प्लीज डू द होमवर्क, अभी आपको आंसर करना है, टाइप में करना है। अगर आइस है एक सिस्टम में और वाटर है, आइस और वाटर का मिक्सर है, तो बताइए क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ F, प्लीज कैलकुलेट एंड आंसर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ F। आप शॉर्टकट मत मारना, बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा, ये आप तुरंत बना देंगे माइंड में, लिख करके करना है, क्योंकि देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स। सो आपको सॉल्व करके ध्यान से आपको आंसर करना है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने, बहुत सारे लोग बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहे हैं, बहुत ही करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे, इसमें फेज हम आइडेंटिफाई करते हैं, फेज कितना है, आइस इज इन सॉलिड फेज, वाटर इज इन लिक्विड फेज। तो फेज हो गया 2। कंपोनेंट क्या है बताइए, आइस क्या कंपोनेंट है, H2O कंपोनेंट,
वाटर भी H2O कंपोनेंट। सो कंपोनेंट कितना हो जाएगा 1, so F will become 1 minus 2 plus 2, that means 1, so F will become 1। so गिब्स फेज रूल इतना कहता है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला। इसको एक तरीके से और लोग याद रखते हैं, F plus 2 इक्वल टू सॉरी F plus 5 इक्वल टू C plus 2, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो इस तरीके से गिब्स फेज रूल भी हो गया। इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बोला जाए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि पहला इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आता है। स्टेडी स्टेट, आप लोग सारे लोग इससे अवेयर हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि किसी सिस्टम का प्रॉपर्टी टाइम के साथ किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे चेंज नहीं होगा। मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। किसी सिस्टम का प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जब टाइम पे डिपेंड नहीं करता है उसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट पहुंच गया। सिमिलरली इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जब एक सिस्टम का एक पर्टिकुलर स्टेट, स्टेट का मतलब ये है एक सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट पे आ गया, अगर वो इक्विलिब्रियम में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया तो इस सिस्टम का प्रॉपर्टी से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब प्रॉपर्टी है। तो इस सिस्टम का प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म होगा और उस प्रॉपर्टी का एक वैल्यू असाइन किया जा सकता है। मतलब जब सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करता है तो कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, सपोज प्रेशर हमने लिया, वो पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्म होगा और इस प्रेशर को हम एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। देन दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम का डिफिनीशन हमें सजेस्ट करेंगे कि प्लीज नोट डाउन, आप हम इसको लिख दे रहे हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का डिफिनीशन क्या होगा? एट, प्लीज नोट डाउन, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा? द properties the properties of the system, कीवर्ड पकड़िएगा, डिफिनीशन लैंग्वेज पे नहीं जाना है, आर यूनिफॉर्म, एंड यूनिफॉर्म होगा और जब यूनिफॉर्म हो जाएगा तब सिर्फ ओनली वन वैल्यू कैन बी असाइंड टू इट। ये आपका डिफिनीशन हो गया। यू कैन राइट डाउन इन, राइट डाउन। ये इक्विलिब्रियम का डिफिनीशन है, आप लिख लीजिए। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, जो जो लिखने की है।
at the state of equilibrium the properties of the system are uniform and only one value can be assigned to it. तो थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ? तो थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि ये इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी एक स्टेट जितना पॉसिबल टाइप का इक्विलिब्रियम हो सकता है सबको सिमल्टेनियस एग्जिस्ट करेगा। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब कहेंगे? जब एक स्टेट ऑफ द सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो वो सारा जो भी चेंजेज आ रहा है सब कुछ इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। क्या क्या चेंजेज हो सकता है? चेंज इन टेम्परेचर, क्या हो सकता है? टेम्परेचर चेंज कर सकता है, ये भी टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? उस पूरे सिस्टम का एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर होना चाहिए। मतलब क्या हो जाएगा? इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। और क्या हो सकता है? फोर्स, फोर्स या प्रेशर, पर यूनिट एरिया को हम लोग फोर्स बोलेंगे। इक्वालिटी ऑफ फोर्स या प्रेशर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और क्या हो सकता है? कि उसका जो कंसंट्रेशन है या केमिकल पोटेंशियल है, कंसंट्रेशन या केमिकल पोटेंशियल, कंसंट्रेशन या केमिकल पोटेंशियल। जैसे आप मान लिया आप कोई सिस्टम बनाया एक दूसरे से रिएक्ट कर रहा है, तो उसका केमिकल पोटेंशियल बार बार चेंज हो जाएगा। केमिकल पोटेंशियल अगर ये भी कांस्टेंट रहा, इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होने का मतलब है कि ये एक साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस, और केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। तीनों एक साथ एग्जिस्ट करना चाहिए, देन द सिस्टम इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब ये क्या है कि अगर एक भी थर्मल है मैकेनिकल नहीं है, मैकेनिकल है केमिकल नहीं है, तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। अगर सिर्फ टेम्परेचर इक्वालिटी है तो थर्मल इक्विलिब्रियम, सिर्फ प्रेशर इक्वालिटी है तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, सिर्फ कंसंट्रेशन इक्वालिटी है तो केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन तीनों सिमल्टेनियस हो रहा है, थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल, उसे हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। थर्मोडायनेमिक, यही ध्यान रखिएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम मींस इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, मैकेनिकल मींस equality of forces, chemical means equality of chemical potential, whereas thermodynamic means simultaneous equilibrium of thermal, mechanical and chemical। ये हम बार बार नोटिफाई कर रहे हैं क्योंकि आप लोग इंटरव्यू में इसको मिस्टेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं, इसमें कोई डाउट है तो बताया जाए। प्रोसेस, प्रोसेस अब हम इसको डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे एक थर्मोडायनेमिक स्टेट के हिसाब से। ये क्या हो गया? थर्मोडायनेमिक स्टेट। इस पे कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो वो रिप्रेजेंट करता है एक स्टेट को, स्टेट को। यानी स्टेट क्या करता है? एक सिस्टम के पर्टिकुलर कंडीशन को बताता है। एक कंडीशन यहाँ पे है, सपोज इसका प्रेशर का वैल्यू कुछ P1 है, प्रेशर ले लेते हैं, सपोज अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर ले लेते हैं तो इसका मान लीजिए 10 किलो पास्कल है और टेम्परेचर है 100 केल्विन। अब इसका कंडीशन चेंज होकर के कितना हो गया? सपोज हो गया 12 किलो पास्कल और 100 केल्विन। तो क्या हो गया? इसका कंडीशन चेंज हो गया। किसका कंडीशन? सिस्टम का। तो क्या हम कहेंगे कि स्टेट चेंज हो गया। ये एक कंडीशन था 10 किलो पास्कल और 100 केल्विन, उसको एक स्टेट बोले। दूसरा कंडीशन क्या हो गया? सिस्टम में किसी एक सिस्टम का हमने प्रेशर मेजर किया तो प्रेशर और टेम्परेचर 10 और 100 दिया। अगला बार इसमें कुछ हमने कुछ चेंजेस लिया जिसके कारण 12 और 100 हो गया।
यानी इसका क्या हो गया, कंडीशन चेंज हो गया, तो हम इसको बोलेंगे नया स्टेट अचीव हो गया। तो ये जो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन, तो इस चेंज ऑफ स्टेट को, ये जो चेंज ऑफ स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। और ये जो स्टेट हो रहा है वो हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना चाहिए, ये जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो हम लोग प्रोसेस को क्या बोलेंगे कि जब एक सिस्टम एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में चेंज हो जाता है बाय चेंजिंग एक इक्विलिब्रियम स्टेट टू दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट, देन सिस्टम इज कॉल्ड एज ए अंडरगोन एज ए प्रोसेस। अब इसमें से प्रोसेस डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो एक आता है क्वासी, ये समझना है, क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस, इसका दूसरा नाम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ये क्या होगा कि सपोज एक स्टेट है, इस स्टेट से यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया, फिर थोड़ा सा जो अगला वाला स्टेट आ गया, थोड़ा सा इन्फिनिटेसिमल स्टेट, तो वो जैसे ही आ गया वो भी एक इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। फिर थोड़ा सा और चेंजेस किए, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल, वो जो स्टेट मिला वो भी इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। यानी हर एक जो छोटा छोटा हम चेंजेस ला रहे हैं वो सारा किसमें होना चाहिए, हर एक जो स्टेट बन रहा है, पास हो रहा है, वो सारा स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए। मतलब एक अगर हम प्रोसेस पास करा रहे हैं तो ये एक स्टेट 2 3 4 इनफाइनाइट स्टेट हो रहा है, और अगर हर एक स्टेट इंटरमीडिएट स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो ये जो प्रोसेस सपोज 1 से 2 गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलेंगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलेंगे, क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस बोलेंगे। क्वासी इक्विलिब्रियम का प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो इंटरमीडिएट स्टेट है, हर एक इंटरमीडिएट स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट है, then that is called as quasi equilibrium state, quasi static state। ध्यान दीजिएगा, ये हम इस पे हम क्वेश्चन हम बड़ा अच्छा कंफ्यूजन हो सकता है। अब आ जाते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा, हम कंपैरिजन करके आप समझिएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या इफेक्ट होता है, क्या डिफिनीशन होता है। कि रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, चलिए इन दोनों का हम डिफिनीशन लिख दे रहे हैं। चलो हम समझा देते हैं, उसके बाद डिफिनीशन लिख देंगे, क्योंकि टाइम अभी मीटिंग फिर एंड हो जाएगा। पहले हम रिवर्स समझा देते हैं, उसके बाद हम डिफिनीशन लिख देंगे, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है कि अगर कोई एक प्रोसेस लिए हैं, कोई एक प्रोसेस हमने लिया है, सपोज 1 से 2 गया, अगर इस प्रोसेस को रिवर्स करते हैं, कैसे 1 से 2 गया, अब इसको रिवर्स कर दिए, कैसे 2 से 1 तक, 2 से 1 तक, तो ये जो इनिशियल स्टेट था अब ये फाइनल था, तो इनिशियल ये हो गया, फाइनल हो गया 1 से 2, बाद में क्या हो गया, इनिशियल ये और फाइनल ये, तो हमने रिवर्स कर दिया, यानी यहां से स्टेट यहां गया, 1 से लेके 2 तक गया, और जब 2 से 1 लाते हैं तो वो सेम पाथ को फॉलो करता है, सेम पाथ को फॉलो करता है, और इस तरीके से करते हुए सिस्टम एंड सराउंडिंग पे कोई भी नेट इफेक्ट नहीं छोड़ता है, then that is called as reversible process।
then that is called as reversible process। मतलब क्या हो गया कि एक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसको हम लोग रिवर्स करते हैं, सपोज यहां से यहां तक गया, फिर हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो पहला तो इस केसेस में सेम पाथ को फॉलो नहीं किया, तो ये रिवर्सिबल नहीं होगा। हर हाल में क्या सा पाथ को फॉलो करना चाहिए, जिस पाथ से गया है उसी पाथ से फॉलो करना चाहिए। प्लस कंडीशन नंबर 1 हो गया सेम पाथ, दूसरा ये होना चाहिए कि यहां से यहां तक में जो गया है, तो उसके कारण सिस्टम में जो इफेक्ट आया है और सराउंडिंग में जो चेंजेज आया था, वो अगर इससे वापस आ रहा है, तो वो वापस जो रिवर्स चेंजेज आया था सिस्टम और सराउंडिंग में, वो फिर से रीस्टोर हो जाना चाहिए। मतलब जो जब यहाँ पे जो चला था इनिशियल में, उस समय जो सिस्टम और सराउंडिंग का केसेस था, यहां से यहां गया और और फिर वापस आया, तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन आ गया। तो जो एक समय शुरू में जो सिस्टम ऑफ सराउंडिंग का कंडीशन था और फाइनल जो सिस्टम ऑफ सराउंडिंग का कंडीशन था, दोनों सेम रहना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। और एक ऐसा प्रोसेस जो रिवर्सिबल नहीं हो, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस। अभी एक और एग्जांपल में हम थोड़ा सा डिटेल्स में इसको समझेंगे, तो अब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं मीटिंग, प्लीज रिज्वाइन।